नमस्कार दोस्तों। सन 1789 पेरिस की गलियों में भूख और गरीबी से तड़पते लोग, राजमहल के आलीशान हॉल में बहता शाही शराब का दरिया, एक तरफ सोने चांदी की चमक और दूसरी तरफ सुरोटी के लिए तरसते इंसान। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आम जनता ने ताज पहनने वाले राजा की गद्दी हिला दी? क्यों हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और पूरी दुनिया को हिला देने वाली क्रांति शुरू हुई? जी हाँ, यहाँ बात हो रही है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। एक ऐसी क्रांति जिसने सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की राजनीति, समाज और सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस क्रांति के बाद सारे संसार के इतिहास में क्या बदलाव होने वाला था? सारे विश्व में शाही राजतंत्र को समाप्त कर प्रजातंत्र की ओर कैसे अग्रसर हुआ? इन्हीं सवालों का उत्तर जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। साथ ही इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, क्योंकि यहीं से शुरू होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की रियल स्टोरी। फ्रांस की क्रांति 1789। किसी भी देश में होने वाली क्रांति के बीच उस देश की जनता की स्थिति और मनोदशा में निहित रहता है। असंतोष को जन्म देने वाली भौतिक परिस्थितियां क्रांति हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करती है तथा विवेक चेतना बहुजन को परिस्थितियों से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित करती है। सन 1789 की फ्रांस की क्रांति आधुनिक इतिहास की एक असाधारण घटना थी। यह क्रांति निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषण, वर्गीय विशेषाधिकार तथा प्रजा की भलाई के लिए शासकों की उदासीनता के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी। 18वीं सदी के अंतिम चरणों में इस घटना ने ऐसे कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को कार्य के रूप में परिणत करने का प्रयास किया, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और यही सिद्धांत इस क्रांति का नारा बना। तो आइए जानते हैं फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। पहला, राजनीतिक कारण। दूसरा, सामाजिक कारण। तीसरा, आर्थिक कारण। चौथा, बौद्धिक कारण। और पांचवा, तत्कालिक कारण। राजनीतिक कारणों का पहला पॉइंट है निरंकुश राजतंत्र। राजतंत्र की निरंकुशता फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह अपनी इच्छानुसार काम करता था और वह अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बतलाता था तथा राजा के कार्यों के आलोचकों को बिना कारण बताए जेल में डाल दिया जाता था। राजा के अन्यायों और अत्याचारों से आम जनता तबाह थी। वे निरंकुश शासन व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करने लगी। फ्रांस में लुई 14 के समय सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण हो गया था। उसने निरंकुशता और शान शौकत से राज्य किया। दूसरा, स्वतंत्रता का अभाव। फ्रांस में शासन का अति केंद्रीकरण था। शासन के सभी सूत्र राजा के हाथों में था। भाषण, लेखन और प्रकाशन पर कड़ी प्रतिबंध था। राजनीतिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। न्याय और स्वतंत्रता की इस अवहेलना के कारण लोगों का रोष धीरे धीरे क्रांति का रूप ले रहा था। तीसरा, राजप्रसाद का विलासी जीवन। राष्ट्र की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था। संपूर्ण आमदनी राजा, रानी और दरबारियों की भोग विलास तथा आमोद प्रमोद पर खर्च हुआ करता था। रानी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने में अपार धन खर्च करती थी। एक ओर किसानों, श्रमिकों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, तो दूसरी ओर सामंत, कुलीन और राज परिवार के सदस्य विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। चौथा है प्रशासनिक अव्यवस्था। फ्रांस का शासन व्यवस्था बेढंगा और अव्यवस्थित था। सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं, राजा के कृपा पात्रों की नियुक्ति राज्य के सर्वोच्च पदों पर होती थी। विभिन्न प्रांतों में अलग अलग कानून व्यवस्था थी। कानून की विविधता के चलते स्वच्छ न्याय की आशा करना ही बेकार था। फ्रांस में लुई 14 के समय सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण हो गया था। उसका उत्तराधिकारी लुई 15 कमजोर और विलासी था। जब लुई 16 गद्दी पर बैठा तो फ्रांस की स्थिति निराशाजनक थी। इसमें स्थिति सुधारने की क्षमता नहीं थी। न तो वे स्वयं निर्णय ले पाता था और न ही अपने मंत्रियों को उचित सलाह पर कार्य कर पाता था। उस पर अपनी रानी मैरी एंटियोनेट का प्रभाव था। वह राजनीति और प्रशासन में निरंतर हस्तक्षेप करती थी। वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी तथा फ्रांस की जनता उसे पसंद नहीं करती थी। क्रांति के समय उसने राजा की कठिनाइयों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। दूसरा है सामाजिक क्रांति। फ्रांस का समाज असमान और विघटित था। यह सामंती प्रवृत्तियों और विशेषाधिकारों के सिद्धांत पर आधारित था। यह समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में कॉमनर्स आते थे।
तो आइए जानते हैं कि ये कलर्जी कौन थे। देश की भूमि का 5वां भाग कलर्जीज के पास होता था। इनकी वार्षिक आमदनी 30 करोड़ थी। ये चर्च के पृष्ठ थे। ये स्वयं कर मुक्त थे, लेकिन इसे लोगों पर कर लगाने का विशेषाधिकार प्राप्त था। चर्च की अपार संपत्ति से बड़े बड़े पृष्ठ भोग विलास का जीवन व्यतीत करने लगे थे। धर्म के कार्यों से इन्हें कोई मतलब नहीं था। वे पूर्णतः सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। दूसरा वर्ग था नोबिलिटी। फ्रांस का नोबिलिटी क्लास सुविधा युक्त एवं संपन्न वर्ग था। इन्हें अनेक विशेषाधिकार थे। वे सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। राज्य, धर्म और सेना के उच्च पदों पर इन्हीं की नियुक्ति होती थी। वे किसानों से टैक्स वसूल करते और इनका शोषण करते थे, जिसके कारण किसान का वर्ग उग्र होने लगा था। थर्ड स्टेट में थे कॉमनर्स। इनमें कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग आते थे। कृषक वर्ग सबसे अधिक शोषित और पीड़ित था। इन्हें कर का बोझ उठाना पड़ता था। उन्हें राज्य, चर्च और जमींदारों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। कृषक वर्ग अपनी दशा में सुधार लाना चाहते थे और यह सुधार सिर्फ एक क्रांति द्वारा ही आ सकती थी। दूसरा था मजदूर वर्ग। मजदूर और कारीगरों की दशा अत्यंत दयनीय थी। औद्योगिक क्रांति के कारण घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो चुका था और मजदूर वर्ग बेरोजगार हो गए थे। क्रांति के समय मजदूर वर्ग का एक बड़ा गिरोह तैयार हो चुका था। तीसरा था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के लोग सामाजिक असमानता को समाप्त करना चाहते थे। चूंकि तत्कालीन शासन के प्रति सबसे अधिक असंतोष मध्यम वर्ग में ही था, इसलिए क्रांति का संचालन और नेतृत्व इसी वर्ग ने किया। तीसरा आर्थिक कारण था। फ्रांस की क्रांति में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसे सुधारने के लिए वहां की जनता पर करों को लाद दिया गया था। किसानों पर भूमि कर के अलावा धार्मिक कर, सामंती कर इत्यादि कर लगाए गए थे। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी कर लगा दिए गए थे। औद्योगिक क्रांति शुरू होने से मशीनों का उपयोग शुरू हुआ और बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगी थी। चौथा है बौद्धिक कारण। विचारकों और दार्शनिकों ने फ्रांस की राजनीतिक एवं सामाजिक बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और तत्कालीन व्यवस्था के प्रति असंतोष, घृणा और विद्रोह की भावना को उभारा। मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर के विचारों से मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित था। वॉल्टेयर ने सामाजिक एवं धार्मिक कुप्रथाओं का प्रहार किया, तो रूसो ने राजतंत्र का विरोध किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया। इन लेखकों ने लोगों को मानसिक रूप से क्रांति के लिए तैयार किया। सैनिकों में असंतोष। फ्रांस की सेना भी तत्कालीन शासन व्यवस्था से असंतुष्ट थी। सेना में असंतोष फैलते ही शासन का पतन अवश्यंभावी हो जाता है। सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिलता था। उनके खाने पीने तथा रहने की उचित व्यवस्था नहीं थी। ऐसी स्थिति में सेना में रोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। फ्रांस की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे? फ्रांस में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। लुई 16 ने अपने वित्त मंत्रियों क्रमशः तुर्गो, नेकर, कालोन और व्रियन की सलाह से इस संकट को दूर करने हेतु कई प्रयास किए। रानी और दरबारियों, सामंतों के षड्यंत्रों और असहयोग न करने के कारण सभी प्रयास असफल रहे। इस प्रकार विशेषाधिकार प्राप्त संपन्न सामंत वर्ग ने राजा का विरोध करके फ्रांस को क्रांति की ओर धकेल दिया। एक और कुछ विद्वानों ने फ्रांसीसी क्रांति को विनाशकारी, अप्रगतिशील तथा अराजकतावादी आंदोलन कहा है, तो दूसरी ओर विद्वानों ने इसे विश्व की महानतम घटना कहा है। यह विश्व क्रांति थी। उसने समूची मानव जाति को इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिन्होंने फ्रांस को क्रांति की आग में झोंक दिया। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। जब जनता सड़कों पर उतर आई तो इस क्रांति का नतीजा क्या हुआ? क्या राजा और रानी बच पाए? क्या फ्रांस सचमुच बदल गया? ये सब जानने के लिए देखना मत भूलिएगा हमारा अगला वीडियो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 2, परिणाम और प्रभाव।